गैस इक्वेशन। देखिए जिस इक्वेशन की बात आप कर रहे थे वो आपके सामने अब रिप्रेजेंट की जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन होती क्या है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन बेसिकली जब आप दो लॉस को कंबाइंड स्टडी कर रहे होते हैं तो उनके जो रिजल्टेंट से जो आउटपुट मिलता है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। वहां से एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाती है तो उसी इक्वेशन को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। व्हेन both two laws, that means Boyle's law and Charles law are combined या put together then all three properties, that means pressure, volume and temperature becomes together। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझने की कोशिश करो, जब मैं बॉयल्स लॉ को यूज कर रहा हूं, बाय यूजिंग द बॉयल्स लॉ, जब ये दो लॉ आप इकट्ठे यूज करते हो तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, जब हम बॉयल्स लॉ को यूज कर रहे होते हैं तो बॉयल्स लॉ कहते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम फर्दर यूज करते हैं चार्ल्स लॉ तो चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो यहां पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है एंड यहां पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, सॉरी यहां पे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहां पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन से आप इकट्ठे लिख सकते हो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लिख सकते हो ना। इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठे ऐसे लिखा जा सकता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो होगी चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हो गया बॉयल्स लॉ। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने इकट्ठा लिख लिया। 10 ये यहां पे डिवाइडर जाके मल्टीप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही आपने प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया तो कुछ कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट आएगा हेयर कोई गैस है तो गैस का खुद का कोई मास होगा, तो लेट m इज द मास ऑफ अ गैस, और जब कोई गैस है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी होगी, कोई उसकी वैल्यू होगी। तो ये क्या होगी, ये दोनों के दोनों जो वैल्यूज होंगी ये हमेशा एज अ कांस्टेंट स्टडी की जाएगी, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहां पे जब प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है mr, ठीक है। बोथ आर कांस्टेंट, बस इतनी सी बात है। तो इसी इक्वेशन को सर हम क्या कहते हैं, PV इज इक्वल टू mRT, इसी इक्वेशन को आप कहते हो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, दैट इज called a characteristic gas constant, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, ठीक है।
इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। ये एक गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू mRT। इसको फर्दर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो PV, यहां पे m मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हो, R इंटू टी लिख सकते हो। वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, दैट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो समझने की कोशिश करना। स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है? वो वॉल्यूम होता है जो रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी के। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये V ऊपर चल जाएगा, मास नीचे है, तो यह है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो V बाय M, क्योंकि V बाय M इसके इक्विवेलेंट है, तो यहां पे V बाय M ही तो है। V बाय M को हम जब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो या R इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं, हाँ है ना, लिख सकते हैं ना। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बस ये लिख दिया हमने। तो ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को और फर्दर इस फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो PV इक्वल टू RT, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किसके बराबर होता है? M इंटू R के। अगर आप R की वैल्यू पुट करना चाहो तो R की वैल्यू क्या पुट करोगे? ये पुट करेंगे सर, ये तो R की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, PV इक्वल टू R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय M इंटू टी। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। बेसिक इक्वेशन यही है, PV इक्वल टू mRT, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई किया है, किसी भी फॉर्म में आप इसको निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? अब इसके ऊपर जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से आती जाएगी, ठीक है। तो फर्दर मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो यहां आपने क्या सीखा इन दोनों लॉ से? एक तो चार्ल्स लॉ से ये चीज आपने सीख ली कि PV इक्वल टू mRT। इसी इक्वेशन को कहते हैं गैस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो क्या रिजल्ट बनता है? ग्राफिकली जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तब भी यही इक्वेशन आएगी। लेट अस सी, देखिए जब आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइंड स्टडी किया है, कंबाइंड स्टडी किया है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसी चीज को हम ग्राफ पे शो करने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकली। लेट अस सी ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर आप इसको स्टडी करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। जब ये बॉयल्स लॉ था तो आपके पास जो प्रोसेस था वो हाइपरबोलिक प्रोसेस था। वो क्या था? हाइपरबोलिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस था, हाँ है ना, हाइपरबोलिक प्रोसेस। ये प्रोसेस, ये लाइन क्या शो करती है? ये शो करती है व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, हाँ है ना। ये कौन सा है? ये बॉयल्स लॉ का नियम बताता था। तो अगर आपके पास प्रोसेस 1 टू यहां तक जा रहा है, 1 से लेके मान लीजिए ये कंप्लीट, दोनों को कंबाइन जब इकट्ठा आपने स्टडी किया है तो कंबाइन तो ये होगा, एक प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे जाके कंप्लीट हो गया, यानी प्रोसेस 1 टू 2। इस प्रोसेस में कितने प्रोसेस इंक्लूड है? प्रोसेस 1 टू 1 डैश, इसको 1 डैश मान लीजिए, और ये है प्रोसेस 1 डैश टू 2। तो ये कंप्लीट जाके आपका ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, आप दोनों ने इसको क्या किया? कंबाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो ग्राफ बनता था वो ऐसे बनता था,
अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ में क्या बनता था, वो ऐसे बनता था, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था वहां पे, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता था तो वहां पे हाइपरबोलिक कर्व बनती थी, जिसे आप कहते हैं आइसोथर्मल कर्व, है ना। तो यहां पे आपके पास वैल्यू आई है P1, यहां पे जो वैल्यू आई है प्रेशर की वो आई है P1 डैश, और एक वैल्यू आ रही है P2। यहां पे जो वॉल्यूम के केस में कितनी वैल्यू आ रही है V1, यहां पे V1 डैश और यहां पे V2, है ना। क्लियर है इतनी बात तो, क्योंकि ये जो लाइन है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है, ये जो लाइन है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ कहते हैं कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है हमेशा वैल्यू, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, है ना। अगर इनिशियल स्टेट पे ले तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, P1 V1 जो कांस्टेंट है, यहां पे क्या आएगी P1 V1 वो भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये क्या है डैश, तो डैश चिपका दो, ठीक है। यहां पे वैल्यू क्या आएगी, यहां पे P2 और V2 रहेगी, जो कि वो भी कांस्टेंट ही रहने वाली है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की आप स्टडी करो तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है। यहाँ पे चार्ल्स लॉ में क्या है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है क्योंकि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, P1 डैश इज इक्वल टू P2 जो कि बराबर ही है, तो यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल होगी आपके पास चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, V1 डिवाइड बाई T1, हाँ है ना, और यहाँ पे V2 डिवाइड बाई T2 जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है। अब यहां पे डैश वाला है तो डैश वाला चिपका दो। अब यहां पे समझने की कोशिश करना, वहां पे आपको समझ नहीं आया होगा तो यहां पे समझने की कोशिश करना। जर्नल इक्वेशन बॉयल्स लॉ की क्या थी, जर्नल इक्वेशन बॉयल्स लॉ की ये थी, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो कांस्टेंट आता है T, तो PV इज इक्वल टू T जो कांस्टेंट था, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो थी आपकी जनरल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट पे यानी ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 1 डैश आप लेते हो, ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 1 डैश, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, लेकिन 2 तो नहीं है 1 ही है, लेकिन ये कौन सा है डैश वाला है तो डैश चिपका दिया। अब यहां से आपके पास क्या आया, यहां से आपके पास अगर V1 की वैल्यू निकालना चाहो तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 की वैल्यू आएगी P1 V1 डिवाइड बाय P1 डैश, ये वैल्यू आ गई जो आगे काम आने वाली है। अब नाउ अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, जैसे आप चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हो, क्योंकि यहां से जो प्रोसेस है यहां तक का जो प्रोसेस है वो क्या शो कर रहा है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट किस लॉ के अकॉर्डिंग होता था, चार्ल्स लॉ के। तो चार्ल्स लॉ में क्या आते हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 डिवाइड बाय T1, क्योंकि वो क्या कहता है, वो कहता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा P इंटू T, तो ये तो P कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज है। तो अगर मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूं ड्यूरिंग 1 डैश टू 2, अगर मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूं ड्यूरिंग 1 डैश टू 2, तो आपके पास ये क्या आएगा, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू, ये 1 किसका है, 1 है 1 डैश वाला, तो डैश लगा लीजिए। और दूसरे स्टेज पे जाना है तो दूसरी स्टेज ये है फाइनल स्टेज, तो यहां पे क्या आएगा V2 डिवाइड बाई T2। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 यानी V1 डैश की पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जैसी आप इक्वेशन V1 डैश की जो वैल्यू है इक्वेशन
V1 डैश यानी इक्वेशन 2 में यहां पे पुट करते हो तो ये क्या आएगा, ये नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 डैश इन इक्वेशन सेकंड, जैसे आप सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करते हो वी गेट V1 डैश, V1 डैश की वैल्यू क्या है, P1 V1 डिवाइड बाय P1 डैश इज इक्वल टू, यहां पे पुट कर दी इसकी वैल्यू, ये सारी उठा के, ये सारी वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दी इसकी जगह, और बटे में है T1, तो T1 ये लिख दिया इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे V2 डिवाइड बाय T2, हाँ है ना, बात समझ आ रही है। ये P1 डैश है और ये देखिए P1 डैश इज आल्सो इक्वल टू P2, हाँ है ना, बात समझ आ रही है। P1 डैश इज आल्सो इक्वल टू P2, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। अरे मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, अरे मैंने यहां पे क्या किया है, यहां पे क्या था, यहां पे आपके पास V1 डैश है और V1 डैश की वैल्यू क्या है, P1 V1 डिवाइड बाय P1 डैश, और यहां पे क्या था आपके पास, यहां पे था इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड कौन सी है, V1 डैश डिवाइड बाय T1 डैश। अब V1 डैश की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये वैल्यू उठा के यहां पुट नहीं कर सकते आप, पुट कर सकते हो ना इजीली, तो ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट करो, जैसे ही आपने इस वैल्यू को पुट की तो ये वैल्यू आप लिख लीजिए यहां पे डिवाइड बाय P1 डैश। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ P1 डैश इज इक्वल टू P2, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, क्योंकि वी नो दैट P1 डैश इज इक्वल टू P2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 डैश इज इक्वल टू P2, यानी P1 V1 डिवाइड बाय T1 डैश इज इक्वल टू, ये क्या है V2 डिवाइड बाय T2, और यहां पे P1 डैश कितना है P2, लिख दी वैल्यू पुट कर दी, ये P2 बटे में है, डिवाइड में इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, हाँ है ना, तो यहां पे उठा के इसको यहीं से उधर पुट कर दो, यहां से उठाओ और यहां पे प्लेस कर दो, करने में दिक्कत है नहीं, लिख दिया हमने P1 V1 डिवाइड बाय T1, P2 V2 डिवाइड बाय T2, और T1 ये क्या है, T1 डैश क्या है, T1 डैश कहां गया T1, ये रहा T1 डैश क्या है, T1 डैश तक तो ये क्या है, किसी भी पॉइंट पे जो होएगा टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, यहां पे क्या है, ये आइसोथर्मल कर्व है, यहां पे यहां से लेके यहां तक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चाहे T1 का है, चाहे T1 डैश का है, चाहे T2 का है, किसी का भी है, वो क्या रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा, वो वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। यहां पे कहा है ना कोल्सलो ने कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे वो T1 है चाहे T1 डैश है, वो कांस्टेंट रहेगा, हाँ है ना, तो इस T1 डैश को भी आप क्या लिख सकते हो, T1 डैश को भी T1 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जो ये कर्व होती है ये आइसोथर्मल कर्व होती है, क्योंकि ये जो कर्व होते हैं ये आइसोथर्मल कर्व होती है, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और इसी कर्व को कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व भी, इसी कर्व को हाइपरबोलिक कर्व भी कहते हो आप। तो इट इक्वेशन आल्सो बिकम्स इन द न्यू फॉर्म ऑफ दिस वन। तो जो बेटे ये इक्वेशन निकल के आई है, इसी इक्वेशन पे अगर इनिशियल स्टेज पे निकालते हो तब भी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, फाइनल स्टेज पे निकाल रहे हो तब भी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, या किसी भी प्लेस पे निकाल रहे हो वहां पे वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। और वो वैल्यू कांस्टेंट कौन सी रहेगी, तो इस इक्वेशन को आप बेसिकली मोटा मोटा सा PV डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे याद रखने वाले हो, ठीक है, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T, ये यहां पे डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई, और जो मैंने कहा था कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है,
हाँ जी, गुड। MR क्यों? क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो गैस के केस में, फ्लूइड के केस में, तो उनकी जो वैल्यू होगी गैस, कुछ तो मास होगा, जैसे सिलेंडर में है कितना किलो गैस भरवाते हो, तो वो मास, यूनिट मास इंटू आर, कैरेक्टरिस्टिक क्या उसकी वैल्यू है, तो वो आई। तो यही तो इक्वेशन, ये इक्वेशन ही तो देती है PV इक्वल टू MRT, इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की है, विद थ्योरेटिकल ड्राइव करके समझाने की कोशिश की है, और ग्राफिकली आपको बताने की कोशिश की है कि ये सब आ रहा कैसे है। ठीक है, एक दो बार इसको आप रिपीटेशन में करोगे, ट्वाइस टाइम्स कर लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट कर देना।